नमस्कार सभी का स्वागत है हमारे प्रिपरेशन के डे 17 एनसीईआरटी हिस्ट्री के लेक्चर 5 में। आज जो हमने टॉपिक्स कवर करने हैं वो है गुप्ता एम्पायर और हर्षा एम्पायर। इन दोनों के बेसिक्स हमने कवर करने हैं। ठीक है, जितना आपके एनसीईआरटी में डिटेलिंग है गुप्ता एम्पायर और हर्षा एम्पायर के बारे, इससे एक्स्ट्रा थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अगर आप वेबसाइट पे देख रहे हो तो नीचे जो अलग से टेक्स्ट दिया हुआ है, थोड़ी बहुत ही और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी से बढ़ के वो भी आपके वहां पे दी गई है। वो भी साथ साथ आप स्टडी करते रहिए। जो आपके प्रीलिम्स के टेस्ट हम दे रहे हैं साथ में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके अंदर आपको वो सारी इंफॉर्मेशन काम आएगी। ठीक है, तो शुरू करते हुए सबसे पहले एक्चुअली जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है ना गुप्ता एम्पायर के, उनके बारे पढ़ते हैं। वो है समुद्रगुप्त। देखो, ओवरऑल आपको गुप्ता एम्पायर के बारे बता दो। गुप्ता एम्पायर की जो एग्जिस्टेंस रही है ना, वो ऑलमोस्ट आपकी 600 साल, 600 700 साल की एग्जिस्टेंस रही है। अराउंड 300 800, तो ऑलमोस्ट आपके, सॉरी 600 साल कह दिया, 400 साल की एग्जिस्टेंस उनकी रही है। ठीक है, तो 680 दिमाग में चल रहा था। 400 साल की ऑलमोस्ट उनकी एग्जिस्टेंस रही है। इसके अंदर भी जो गुप्ता एम्पायर है ना, इसे हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स में। देखो, जो अर्ली गुप्तास थे, एक चीज मैं बता दूं, अर्ली गुप्तास जिसमें चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त टू, समुद्रगुप्त, ये सारे जो रूलर्स थे ये अर्ली गुप्तास थे, और एक लेटर गुप्तास। देखो, हम गुप्ता एम्पायर को दो हिस्सों में पहली बात तो बांटते क्यों हैं? दो हिस्सों में बांट के ये होता है कि जो अर्ली गुप्तास थे ना, ये लोग बहुत ही अमीर थे। इसका मेन कारण था क्योंकि इनके टाइम पे जो सिल्क रूट था वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव था, और ये उससे, क्योंकि हमारे कश्मीर के एरिया से पास करता था, उस एरिया से ट्रेड को पास करने के लिए ये अपना उसके ऊपर टैक्सेस लगाते थे, और उस टैक्स से इनकी बहुत कमाई थी। इनकी अमीरियत का सबूत यही मिलता है, इन्होंने वन ऑफ द प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन्स जारी किए हैं। ठीक है, जो अर्ली गुप्तास थे। लेटर गुप्तास के आते आते ये जो 700 एडी का टाइम है ना, देखो इस टाइम ना दुनिया भर में दो क्राइसिस आ गए थे। पहला क्राइसिस तो ये था कि जो सिल्क रूट था, सिल्क रूट एक बारी के लिए बंद हो गया था। ठीक है, क्योंकि मिडल ईस्ट में आपकी बहुत सारी लड़ाइयां चल रही थी, इस्लाम का राइज हो गया, तो बहुत सारे ट्राइब्स में आपस में लड़ाइयां बहुत सारी बढ़ चुकी थी, तो सिल्क रूट एक तरह से खत्म हो गया था। तो एक टैक्स का, एक कस्टम का जरिया ये खत्म हो गया। दूसरा, यहाँ पे इनके टाइम पे दुनिया भर में गोल्ड और सिल्वर की ना कमी पड़ चुकी थी। इस कारण अपने आप ही इनका, पहली बात तो ट्रेड जाती है चीजों की। लेटर गुप्तास का सबसे बड़ा सबूत इसी चीज से मिलता है कि आपके जो लेटर गुप्तास थे ना, वो एक टाइम पे जो करेंसीज हैं, करेंसी के तौर पे वो ना पोटलियां बनाते थे जिसके अंदर लोहे के, आयरन के छोटे छोटे पीस होते थे। ठीक है, बस उसका जितना वेट है, वेट के अकॉर्डिंग उसे कह देते थे कि ये इतनी करेंसी है। तो उनके पास एक टाइम पे गोल्ड और सिल्वर भी नहीं था, तो इतनी अमीर सिचुएशन से इतनी गरीब सिचुएशन तक ये पूरा गुप्ता एम्पायर पास किया है। ये हम जब मेंस के तौर पे पढ़ेंगे तब हम ये स्टडी करेंगे। ये मेंस का प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन भी है अपने आप में। तो अब क्या कहते हैं, समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ते हुए देखो, समुद्रगुप्त जो था वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, बारे हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, समुद्रगुप्त के कोर्ट में उनके अपने खुद के कोर्ट पोएट थे हरि सेन। उन्होंने इलाहाबाद में जो अशोकन पिलर है उसके ऊपर संस्कृत लैंग्वेज में ना उनके बारे पोएम लिखी है। समुद्रगुप्त के क्वालिटीज के बारे में लिखा है, जैसे उन्हें सिंगिंग आती थी, उन्हें मतलब उन्हें म्यूजिक आता था। ठीक है, उनके इंटरेस्ट के बारे में लिखा है, उन्होंने कौन सी केव्स बनवाई हैं, मतलब उन्हें आर्किटेक्चर में शौक था, ये चीजें भी लिखा है। और प्लस समुद्रगुप्त ने कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं उसके बारे भी लिखा है। तो हरि सेन ने ये सारी चीजें डिस्क्राइब करते हुए ये चीजें लिखी हैं कि समुद्रगुप्त की लड़ाइयों को चार हिस्सों में बांटा जा सकता है, फोर काइंड ऑफ रूलर्स, और उनके समुद्रगुप्त ने क्या पॉलिसीज अपनाई। सबसे पहले जो आर्यावर्त के रूलर्स थे, यानी कि आज के मॉडर्न यूपी बिहार का जो एरिया था,
देखो, क्योंकि आपका जो गुप्ता एम्पायर था, गुप्ता एम्पायर भी आपका ईस्टर्न इंडिया साइड लोकेटेड था, ये इंडिया की ईस्टर्न साइड पे ही लोकेटेड था। इस कारण इनकी जो सबसे नियरेस्ट एक्सपेंशन की टेरिटरीज जो थी वो यूपी बिहार यही वाला एरिया पड़ता था। यहाँ पे 9 रूलर्स थे उस टाइम पे, उन सबको समुद्रगुप्त ने हराया और उनके सबके किंगडम्स के ऊपर डायरेक्टली खुद कब्जा कर लिया। तो उन सारे रूलर्स को मार डाला गया और उन सबके किंगडम्स को समुद्रगुप्त ने डायरेक्टली अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद समुद्रगुप्त ने दक्षिण साउथ की तरफ अपनी जर्नी, दक्षिण पाथ, ठीक है, दक्षिण पाथ जो है दक्षिण की तरफ अपने कदम बढ़ाए, साउथ इंडिया की तरफ कदम बढ़ाए। साउथ इंडिया में 12 राजाओं को समुद्रगुप्त ने हराया, पर उन्हें हराने के बाद उन्हें दोबारा से रूल करने दे दिया अपनी सुजरानिटी में। सुजरानिटी का क्या मतलब होता है? देखो देखो, साउथ इंडिया में उसने रूलर्स को, देखो पहले नॉर्थ इंडिया में उसने रूलर्स को जो हराया था उनका किंगडम छीन लिया, उन्हें दोबारा राज नहीं करने दिया, उन्हें मार डाला, ठीक है। पर साउथ इंडिया में जो 12 राजाओं को हराया, हराने के बाद उन्हें बोला कि देखो तुम राज कर लो, पर तुम्हें एग्री करना पड़ेगा कि तुम्हारा एक महाराज भी है, वो है समुद्रगुप्त, ठीक है। यानी कि तुम रिकॉग्नाइज करोगे कि तुम सबसे बड़े रूलर नहीं हो, तुमसे बड़ा भी एक रूलर है, वो हूं मैं समुद्रगुप्त, ठीक है। और समुद्रगुप्त ने पहली चीज तो ये मनवाई, और उसके बाद इसके इसके रिटर्न में क्या होता है कि इसके रिटर्न में तुम्हें हर साल मुझे एनुअल पेमेंट करनी पड़ेगी, पैसे भेजते रहोगे, उसके बदले मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अपना राज कैसे चला रहे हो चलाते रहो। देखो, नॉर्थ और साउथ इंडिया की पॉलिसीज में उसने फर्क क्यों दिखाया? नॉर्थ इंडिया का जो ये यूपी बिहार, ये सारे प्लेन्स के इलाके हैं, इन्हें कंट्रोल करना ज्यादा आसान है। देखो, साउथ इंडिया में विंध्या सतपुरा रेंजेस को क्रॉस करके साउथ इंडिया में जाके कंट्रोल करना पड़ेगा। वहां पे अगर बगावत हो गई और तुम अपने डायरेक्टली अपने अंडर अगर सारा किंगडम चला रहे हो, तो ऑब्वियसली तुम्हारे तक रिपोर्ट पहुंचते हुए बहुत टाइम लग जाएगा, फिर आर्मी को मोबिलाइज करने में टाइम लग जाएगा। इंस्टेड वहां पे जो रूलर हैं उन्हें ही रूल करने दो, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे कौन सा कम्युनिकेशन, रेलवे, सड़कें, ये सब कुछ होता था, ठीक है। आर्मी ने नॉर्मल रास्तों में से, जंगलों में से पास करते हुए जाना है, तो बहुत टाइम लग जाता था। तो इस कारण साउथ इंडिया में बेस्ट पॉलिसी ये थी कि हरा दिया है, उनसे रेवेन्यू ले लो, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में अगर आप राज कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद समुद्रगुप्त नॉर्थ इंडिया की तरफ उसका दोबारा से फोकस आया। असम, बंगाल का कोस्टल एरिया, नेपाल और नॉर्थ वेस्ट जो आपके आगे एक्सपैंड किया, इन सबको भी ट्रिब्यूट देने पे ही मेन फोकस रखा, ठीक है। और उसके ऑर्डर्स मानने के लिए बोला और उसका कोर्ट अटेंड करने के लिए बोला। यानी कि यहाँ के राजाओं को मारा नहीं गया था, यहाँ के राजाओं को भी अपने अंडर किया गया, क्योंकि ये फिर से एरियाज दूर पड़ गए थोड़े, तो इस कारण यहाँ पे भी इनडायरेक्ट रूल ही ज्यादा बेटर है। अफगानिस्तान और श्रीलंका के रूलर्स ने भी उसके आगे सरेंडर कर दिया था, और उनकी डॉटर्स के साथ समुद्रगुप्त की शादियां भी हुई थी। तो उस टाइम पे देखो, मैरिज जो था, मैरिज खास करके आपके इस चीज के लिए यूज किया जाता होता था कि डिप्लोमेटिक रिश्ते बन जाए। तो वहां पे रॉयल्स में ना मैरिज की एक बहुत बड़ी प्रोविजन ये होती थी कि अगर हमने अपनी बेटी लेट्स सपोज राजे के साथ शादी करवा दी, तो हमारे और उनके संबंध बन जाएंगे। राजा भी इंटरेस्टेड होता था कि हाँ, इनकी अगर डॉटर के साथ मेरी शादी हो गई, तो हमारे जो डिप्लोमेटिक रिश्ते बनेंगे उसमें श्योरिटी हो जाती थी कि ये पर्सन हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा, और राजे को भी श्योरिटी हो जाती थी कि ये लोग मेरे खिलाफ बगावत नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी बेटी मेरे यहाँ पे उसकी शादी हुई है, ठीक है। तो इस कारण मैरिज एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक मीन्स था उस टाइम पे रिश्ते स्टैब्लिश करने का। इसके बाद देखो, आपके दिल्ली में एक गुप्ता एम्पायर का जो वन ऑफ द मोस्ट क्लासिकल चीज मानी जाती है ना, वो है ये आयरन पिलर, ठीक है। ये आपके कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल सामने लगा हुआ है, ठीक है। मेहरौली आयरन पिलर जिसे कहते हैं, ये 7.2 मीटर हाइट का है, 3 टन इसका वेट है। और इसकी सबसे बड़ी चीज यही है कि ये बिल्कुल ही आज तक रस्ट फ्री है। तो इसे लगे हुए आपके और
ऑलमोस्ट 1700 साल हो चुके हैं, 1617 साल के बीच में, और ये आज तक कभी इससे कोई रस्ट नहीं लगी, अभी तक कोई से जंग नहीं लगी। आयरन से बना हुआ है। आज हम मॉडर्न आयरन जो यूज कर रहे हैं, तो उसे थोड़ा टाइम भी हम बाहर छोड़ दें, हल्का सा भी एक्सपोजर हो जाए, साथ के साथ जंग खा जाता है। पर यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से इसके जो बाहर कोटिंग की हुई है वो इस तरीके से अलग अलग अलॉयज से कोटिंग की हुई है कि इससे आज तक जो असली अंदर आयरन है उससे कोई जंग नहीं लगा। ये बिल्कुल प्रिजर्व्ड पड़ा है इतने पुराने टाइम से भी। ठीक है। इसके ऊपर जो लिखा हुआ है कि इसे लगवाया किसने था, वो लिखा हुआ है किंग चंद्रा। किंग चंद्रा की जो यूजुअली हमारे हिस्टोरियंस के द्वारा रिप्रेजेंटेशन है, उनका मतलब है कि चंद्रगुप्त टू, वो अपने आप को किंग चंद्र रेफर करते थे। जैसे अशोका के बारे अगर मैं एक और फैक्ट यहाँ पे बताऊं, देखो जैसे अशोका जो थे ना, अशोका कई जगहों पे उन्होंने अपने आप को पिलर्स में ना अलग अलग नाम दिए। जैसे कि एक नाम दिया है पियादासी। पियादासी का मतलब होता है सर्वेंट ऑफ गॉड, भगवान का सेवक। ठीक है, तो कई जगहों पे उन्होंने यही लिखवाया अपने आप को कि पियादासी के द्वारा, तो उसमें डायरेक्टली मतलब क्लियर है कि अशोका अपने आप को रेफर कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स भी कई बार ऐसे क्वेश्चंस ना पेपर में आ जाते हैं कि पियादासी किसे रेफर किया जाता है, या किंग चंद्र जो आपके मेहरौली के आयरन पिलर के ऊपर लिखा हुआ है वो कौन से रूलर की बारे है, और उसकी हाइट क्या है, उस पिलर की वेट क्या है, ये सब कुछ तो वैसे ही। ठीक है। अब गुप्तास के टाइम पे अगर हम सोसाइटी पढ़ें, गुप्ता एम्पायर के टाइम पे सोसाइटी कैसी थी, देखो विलेज के जो गांव थे, गांव के जो मुखिया होता था, जो हेडमैन होता था, उसे ग्राम भोजक बोला जाता था। जो ग्राम भोजक होता था ये जरूरी मतलब यूजली जो होता था ना, एक ही परिवार के लोग रहते, तो ये कोई इलेक्टेड पर्सन नहीं होता था, और ना ही राजा इन्हें अपॉइंट करता था। देखो राजे को ऑब्वियसली ये रिपोर्ट जरूर करते थे, पर इंडिया में एक बहुत बड़ी चीज ये रही है कि राजे ना कभी भी रूरल एरियाज में डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं दिखाते थे। गांव के अंदर जो चल रहा है चलने देते थे राजे। राजाओं का बस इंटरेस्ट, जब आपस में वो लड़ाइयां लड़ते थे, राजाओं का इंटरेस्ट ये होता था कि कितने गांव उनके अंडर आ जाएंगे जो उन्हें रेवेन्यू पे करेंगे। तो जो भी राजा जीतता था वो बस गांव के अंदर संदेश भिजवा देता था कि आज से तुमने रेवेन्यू किससे देना है। गांव के अंदर कैसी एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है, कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रही। राजाओं ने आज तक किसी चीज में, मतलब राजाओं ने इंडिया के अंदर कभी कोई दखल नहीं दी। यही एक बहुत बड़ा फर्क है इंडिया के फ्यूडलिज्म में, यानी कि इंडिया के रूरल एरियाज में सिस्टम कैसे काम करता था और यूरोप में कैसे काम करता था। यूरोप में प्रॉपर दखल अंदाजी होती थी, इंडिया में ऐसा कुछ नहीं होता था। इंडिया में जो रूरल एरियाज में चल रहा है चलने दिया जाता था। तो बस राजा इन्हें रिकॉग्नाइज कर देता था, तो यूजुअली एक ही परिवार के लोग आगे, फादर के बाद उनके बेटा, उसके बाद उसका बेटा, वो सब ग्राम भोजक बनते रहते, तो ये पोजीशन यूजुअली हेरिडिटरी होती थी। ग्राम भोजक यूजुअली लार्जेस्ट लैंड ओनर होता था, सबसे ज्यादा जमीन भी गांव में इसी के पास होती थी, सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन मतलब गांव में यही होता था। उसके पास स्लेव्स और हायर्ड वर्कर्स होते थे उसकी जमीन के ऊपर काम करने के लिए, और राजे भी इनकी मदद लेते थे अपने टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए गांव के अंदर से। ग्राम भोजक इसके अलावा अपने गांव के अंदर जज और पुलिसमैन, इन दोनों के भी फंक्शन निभा देता था। ठीक है। जो गांव के अंदर इंडिपेंडेंट फार्मर्स होते थे, जिनकी अपनी खुद की जमीन होती थी, उन्हें थे जो खेतों में काम तो कर रहे हैं पर उनकी अपनी खुद की कोई जमीन नहीं है, उन्हें दास कर्मकारा बोला जाता है, चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन हो, उन्हें दास कर्मकार बोला जाता था। ये चीज, ऐसे वर्ड्स डायरेक्टली पेपर में आ जाते हैं, याद रखना। इसके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे पढ़ना जरूरी है। देखो इंडिया, एंशियंट इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट फेमस यूनिवर्सिटी है नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये इंडिया ही नहीं, उस टाइम पे वर्ल्ड लेवल पे फेमस थी, दुनिया भर से लोग यहाँ पे पढ़ने आते थे। ठीक है। तो ये गुप्ता एम्पायर के टाइम बनाई गई थी। ठीक है, और इसमें मतलब जो टीचर्स होते थे वो हाईएस्ट एबिलिटी और टैलेंट के लोग होते थे। यहाँ पे जो रूल्स होते थे बहुत ही स्ट्रिक्ट होते थे और सबको मानने पड़ते थे।
देखो यहाँ पे होता क्या था, यहाँ पे भी एंट्रेंस एग्जाम होता था इस यूनिवर्सिटी के लिए, पर यहाँ का एंट्रेंस एग्जाम यहाँ का गेट कीपर लेता था, द्वारपालक जो था, जो मतलब आपके गेट के बाहर पर्सन एक खड़ा करते थे। पर ये आज के गेट कीपर्स की तरह नहीं था ऑब्वियसली। जो सबसे ज्यादा कैपेबल और इंटेलिजेंट पर्सन होता था ना, उसे गेट कीपर बनाया जाता, क्योंकि उसका काम रखवाली का नहीं होता था, एडमिशन का काम होता था उसका। जब भी कोई पर्सन एडमिशन लेना चाहेगा, वो नालंदा यूनिवर्सिटी के गेट पे आएगा, गेट कीपर जो है उससे बहुत सारे सवाल पूछेगा। अगर गेट कीपर को लगा कि हाँ एक्चुअली इस पर्सन के अंदर एप्टीट्यूड है और ये बंदा सीखना चाहता है, तभी गेट खुलेंगे, नहीं तो नहीं खुलेंगे। ठीक है। यहाँ पे देखो जो मीडियम ऑफ स्टडी था वो था डिस्कशंस के थ्रू, तो यहाँ पे कोई टीचर और स्टूडेंट का कंसेप्ट नहीं होता था। यहाँ पे ऑब्वियसली कुछ सीनियर लोग थे, कुछ आपके यंग लोग थे। पर सपोज आपके मन में कोई सवाल है, आप सवाल पूछोगे, उसका जवाब अगर किसी को पता है या किसी को लगता है इसका ये जवाब होना चाहिए, वो उस चीज का जवाब देगा। उस जवाब में से अगर कोई क्वेश्चन निकलता है, कोई और क्वेश्चन पूछ लेगा। ऐसे डिस्कशन करते करते हर कोई अपनी नॉलेज बढ़ाने की कोशिश करता था। ठीक है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो हमने बुद्धिज्म पढ़े थे, उसमें ये महायाना यूनिवर्सिटी थी, हीना याना नहीं जो पुराना था, महायाना ग्रेट व्हीकल। ठीक है। तो यहाँ पे मेन चीज यहाँ पे पढ़ाई जाती थी, पर नालंदा यूनिवर्सिटी में इसके अलावा वेद, लॉजिक, संस्कृत, ग्रामर, मेडिसिन और आपकी संख्या, मैथमेटिक्स और ये सब कुछ भी पढ़ाया जाता था आपके नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर। तो काफी ब्रॉड सिलेबस होता था। और ये एक रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। जो लोग यहाँ पे आते थे वो यहीं पे स्टे करते थे, सारा दिन पढ़ाई चलती थी, वहीं पे स्टे कर मतलब वहीं पे रहने की फैसिलिटीज थी। जो बड़े बड़े आपके मर्चेंट्स थे और जो आपके राजे थे, उनके पैसों से वो डोनेशन देते होते थे, और उनके डोनेशन से आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी चलती थी। मतलब कोई फी का कंसेप्ट नहीं होता था उस जमाने में। ठीक है। तो इस तरीके से तो यहाँ पे आता है हर्षवर्धन, जो अगला हमारा यहाँ पे टॉपिक है। देखो गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन होने के बाद ना, हर्षा जो था, हर्षवर्धन जो थे, इनके बेसिकली जो फादर रहे थे ना, वो आपके ओरिजिनली गुप्तास के अंडर काम करते रहे थे। पर जब गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन कर गया, उनकी जगह उसी जगह पे आपके राइज हुआ, आपके उत्तर प्रदेश के एरिया के अंदर राइज हुआ हर्षा के नाम से, ये हर्षवर्धन। ठीक है। उन्होंने जब तक रूल किया, वही हर्षवर्धन का रूल है। इनका भी अपना कोर्ट पोएट था बन्ना भट्ट। उन्होंने उनकी बायोग्राफी लिखी है हर्षचरिता संस्कृत के अंदर। देखो ये सारे क्वेश्चन आते हैं, बन्ना भट्ट किनके कोर्ट में थे, उन्होंने कौन सी किताब लिखी, हर्षचरिता किसकी किताब है, कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई, ये सब कुछ। ठीक है। तो हर्षा का जो किंगडम था, वो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया सारा कवर करता था। ठीक है। साउथ में नर्मदा रिवर बाउंड्री बनती थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि साउथ में जो नर्मदा है, तो ये सेंट्रल इंडिया पड़ गया। तो नर्मदा रिवर बाउंड्री बनती थी। नर्मदा रिवर से नीचे हर्षा ने एक्सपैंड करने की कोशिश की थी, पर उससे नीचे था चालुक्य एम्पायर। चालुक्य एम्पायर के उस टाइम रूलर थे पुलाकेसिन टू। देखो पुलाकेसिन टू ना हिस्ट्री में बहुत फेमस है, पर एनसीईआरटी थोड़ी सी ना आपकी बायस्ड है। बायस किस चीज में है, हमारी एनसीईआरटीज में साउथ इंडिया की हिस्ट्री बहुत कम दी हुई है। ठीक है। जो आपके हर लेक्चर के नीचे नोट्स दिए हैं, उसके अंदर हम काफी डिटेल के अंदर चीजें डाल रहे हैं, अभी भी एनसीईआरटी से ज्यादा डाल रहे हैं। पर स्टिल पुला के सीन और इवन हर्षा के बारे, बाकी आपके चेरा पांड्या, ये सारे रूलर्स के बारे बहुत ही कम दिया हुआ है। आपके एक एक दो दो लाइनें ही दी हैं। जब हम मेन एंशियंट इंडिया पढ़ेंगे तब मैं आपको ये सारे डिटेल में पढ़ाऊंगा, क्योंकि आजकल आपके प्रीलिम्स के पेपर में ना इनकी वेटेज बढ़ती जा रही है। क्योंकि एक चीज है एग्जामिनेशन के बारे, जो चीज हर कोई पढ़ रहा है ना, उससे आपके जो कमीशन हैं वो पूछना छोड़ देते हैं। वो उस चीज को पूछते हैं जिसकी नॉलेज बहुत कम लोगों को है। तो आजकल साउथ इंडिया के बारे
नॉलेज नहीं है लोगों को, इस कारण मैं आपको अच्छे से कराऊंगा। नॉर्थ इंडिया की पढ़ेंगे पर साउथ इंडिया की भी अच्छे से पढ़ेंगे। पुलकेशिन के बारे में वैसे आपको बताता हूँ। देखो, पुलकेशिन ने अपनी पूरी लाइफ में 200 लड़ाइयां लड़ी हैं, ये इसलिए इतने महान माने जाते हैं। ठीक है, 200 में से इन्होंने 199 बैटल्स जीती हैं, विक्ट्री रही है। बस जो लास्ट बैटल थी, 200th बैटल थी, उसके अंदर वो हारे भी और उसी में मारे गए। नारासिम्हा वर्मन, एक और आपके साउथ इंडियन पल्लवा रूलर थे, उन्होंने इन्हें मार डाला था अपने फादर के बदला लेते हुए। ठीक है, तो पुलकेशिन वहां मारे गए थे। चलो, वो कोई बात नहीं, मेन हिस्ट्री के, एंशिएंट हिस्ट्री के उसमें पढ़ाऊंगा। पर अभी एक चीज बताते हुए, देखो जो हर्षवर्धन है, हर्षा और पुलकेशिन की लड़ाई भी हुई थी आपस में। इन दोनों की आपस में जब लड़ाई हुई, यहाँ पे जो विक्ट्री हुई थी वो पुलकेशिन 2 की हुई थी। इसके हमें सबूत मिलते हैं। एक ना इंस्क्रिप्शन है, ये याद रखना, आई होल कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। ठीक है, कई जगह पे आई नहीं डालते, पर कई जगहों पे डाली होती है, तो ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग स्पेलिंग मिलेंगे। तो आई होल कॉपर प्लेट, ये कॉपर की एक प्लेट है, उसके ऊपर सारी की सारी लड़ाई कैसे हुई, क्या सीक्वेंस हुई, वो सब कुछ इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो उस समय पता चलता है पुलकेशिन 2 जीत गए थे, जिसके कारण हर्षा साउथ इंडिया में नहीं एक्सपैंड कर पाए। नर्मदा रिवर इन दोनों के किंगडम की बाउंड्री बन गई थी, नर्मदा के नॉर्थ में हर्षा और साउथ में पुलकेशिन। ठीक है, पुलकेशिन की ये भी महानता है, देखो हर्षा बहुत बड़ी आर्मी लेके आया था, पुलकेशिन के आर्मी बहुत छोटी थी, पर पुलकेशिन इतना वेल प्लान्ड पर्सन था, इतना वेल वर्स था स्ट्रैटेजी से, कि उसने वो छोटी सी आर्मी से हर्षा की बहुत बड़ी आर्मी हरा दी थी। ठीक है, और हर्षा को जिंदा छोड़ दिया था ऑब्वियसली, पर बाउंड्री तय हो गई थी कि नर्मदा रिवर दोनों के एम्पायर की बाउंड्री रहेगी, कोई भी दूसरी साइड पे नहीं आएगा। जो चाइनीज ट्रैवलर थे जुआन जांग, वो आपके हर्षा के कोर्ट में भी बहुत टाइम रहे हैं। उन्होंने हर्षा के कोर्ट की पॉलिटी, इकोनॉमी उस टाइम की और उस टाइम की सोसाइटी के बारे भी बहुत कुछ लिखा है। तो हमें जुआन जाग, जो आपके चाइनीज ट्रैवलर रहे हैं, उनकी राइटिंग से भी हमें बहुत सारी नॉलेज इस चीज के बारे मिलती है। देखो, इसके बाद पॉलिटी ऑफ हर्षा के बारे में बात करें, देखो ज्यादातर जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थी वो हेरिडिटरी, एक ही परिवार के मेंबर उस पोस्ट के ऊपर दोबारा दोबारा बैठते रहते थे। तो फादर की डेथ होगी, सन आ जाएगा, वो आगे आगे वैसे ही। ठीक है, उन्हें रेगुलर सैलरीज नहीं मिलती थी, जो आपके उस टाइम पे चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती थी, चाहे आपके सैनिक होते थे, उन्हें रेगुलर सैलरीज नहीं मिलती थी, बल्कि उन्हें जमीन अलॉट कर दी जाती थी कि किसी एरिया में कोई जमीन अलॉट कर दी है। ठीक है, खेती कोई और कर रहा है। ठीक है, जमीन अलॉट करने का मतलब है कि देखो यहां से जितना रेवेन्यू आएगा, जो एम्पायर को जाना था, जो राज्य को रेवेन्यू जाना था, ये रेवेन्यू आप कलेक्ट कर लो। ये रेवेन्यू आपका हुआ, आपने खुद खेती करनी है, अपने किसी परिवार के मेंबर को देनी है, या जो नॉर्मल सिस्टम है जहां पे सरकार किसी को अलॉट कर देगी और वो जो रेवेन्यू आएगा आप वो रख सकते हो। इस तरीके से सैलरीज उस जमाने में दी जाती थी। कैश में सैलरीज बहुत ही कम राजाओं ने दी है, ये ओवरऑल हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। एंशिएंट मिडीवल में सैलरीज बहुत ही कम राजे देते थे। ज्यादातर तरीका यही होता था कि लैंड अलॉट करके उसका रेवेन्यू अलॉट कर देते थे कि ये सारा रेवेन्यू आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आपके सामंत जो होते थे, सामंत का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूं। देखो, सामंत होते थे, ट्रूप्स को डायरेक्टली, मतलब जो हर सैनिक है उसे लैंड नहीं अलॉट किया जाता था। जो एक राजा है, राजा के अंडर ना और छोटे राजे होते थे। इन छोटे राजाओं का अपना अपना एरिया कंट्रोल करने के लिए दिया जाता था। इस एरिया के अंदर एक तो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन भी चलानी है, इसी एरिया से इन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट करना है। इस सारी चीज के बदले कि मतलब आपको इस जगह में एडमिनिस्ट्रेशन भी करनी है, रेवेन्यू भी कलेक्ट करना है, उस रेवेन्यू के बदले आपको आर्मी भी मेंटेन करके रखनी है। लेट्स सपोज हर इस छोटे राजे को बोल दिया कि तुम्हें 1000 सैनिक मेंटेन करने हैं और 100 घोड़े मेंटेन करने हैं, तो जो रेवेन्यू आ रहा है उससे ये चीजें मेंटेन करके रखो। ऐसे ही सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां दे दी गई। ठीक है, तो ये जो जिम्मेदारियां यहाँ पे दे दी गई, मतलब जो भी रेवेन्यू आया आपने उसी से खर्चा उठाना है।
तो राजा जब भी कोई लड़ाई पे जाना होता था, वो अपने सारे सामंतों को बुलाता था कि आओ हमने लड़ाई पे जाना है, लड़ाई करते हैं। ठीक है, तो वो सारी अपनी सेना लेके आते थे। तो हर सारी सेना कभी भी राजे के पास होती नहीं थी। ठीक है, तो वो ये सामंतों के कंट्रोल में होती थी। ठीक है, अब इसके अलावा और जो आपके पोस्ट रही हैं हर्षा के टाइम, वो सारी यहाँ पे लिखी हैं। देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूँ। पेपर में कई बार ना आपको कोई एक वर्ड आ जाता है जहां पे शायद जिसका आपको मतलब ना पता चल रहा हो, समझ ना आ रहा हो। उस वर्ड को ना हमेशा दो या दो से ज्यादा हिस्सों, 2 या 3 हिस्सों में तोड़ के देखो। ये एक ही वर्ड था, मैंने यहाँ पे तभी तोड़ के लिखा है ताकि आपको मैं ये चीज समझा सकूं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, उन एक एक वर्ड का मतलब कोई पढ़ने की कोशिश करो कि क्या कोई उस वर्ड का मतलब लेटेस्ट लैंग्वेज में भी कुछ है। देखो दंड, दंड का मतलब है सजा मिलना। ठीक है, नायक सजा देने वाला, तो महादंड नायक, तो चीफ जुडिशियल ऑफिसर। तो कई बारी इसी तरीके से जब आप तोड़ के याद करोगे और तोड़ के कई बारी पेपर में देखोगे, देखो जब आप याद भी कर रहे हो ना तब भी तोड़ के याद करो। तोड़ के याद करने से क्या होगा, कई वर्ड्स के जो मतलब है वो आपके यहाँ पे दिमाग में स्टिक कर जाएंगे। जैसे अमत्या, मिनिस्टर। अब अमत्या वर्ड किसी और के साथ भी जुड़ के आ गया, किसी भी तरीके से आ गया, अगर आपके दिमाग में ये रह गया कि यार मैंने अमत्या वर्ड पढ़ा था और उसमें मिनिस्टर था, और वहां पे कोई टर्मिनोलॉजी पूछी गई है जिसमें अमत्या वर्ड यूज किया हुआ है, तो ऑप्शंस देखो, 4 आपके पेपर में आपको एमसीक्यू के ऑप्शन दिए हैं, उनमें से एक ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। तो इस तरीके से आप हमेशा गेस कर सकते हो किस तरीके से होगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यही स्मार्ट गेस जो होते हैं वो इस तरीके से लगते होते हैं। स्मार्ट गेस के लिए हमेशा पहले नॉलेज चाहिए आपको उस चीज की। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब कुछ। तो ये था आपका आज का लेक्चर। मिलते हैं आपको कल के लेक्चर में। थैंक यू, सी यू।